क्षत्रप पार्टियां हैं, राजनीति कर रही हैं, राष्ट्रीय दल हैं, राजनीति कर रही हैं, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलना तो होगा ही और उसमें सबको कुछ ना कुछ योगदान करना पड़ेगा, क्योंकि पीढ़ियां इस दौर को भी याद करेंगी अगर ऐसे ही ये चलता रहा। क्योंकि कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, वो हम भी कर रहे हैं, और साथ साथ इन चीजों का ख्याल भी रखना है कि उसमें उन पहलुओं पर हमें चर्चा भी करनी है। जब कोरोना का जिक्र हुआ तो हमारे भारत देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे बड़े नेता रहे, तमाम ऐसे दल रहे जिन्होंने कहा कि दरअसल ये नौटंकी है, कुछ है नहीं, ये कोरोना नाम की बीमारी या वायरस जानबूझकर बताई जा रही है, कुछ है नहीं। लेकिन सबसे पहले जब वैक्सीन आएगी तो शायद वही नेता पहुंचेंगे अपना उपचार कराने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए। लॉकडाउन का दौर भी खत्म हो गया, वैक्सीन आने वाली है, एक नए तरीके का कोरोना का स्ट्रेन भी पहुंच चुका है, भारत तक दस्तक दे चुका है। सोचिए जरा कि अब तो हम वैक्सीन आने वाली है उस दौर में आ रहे हैं, लेकिन जब कोरोना आया था तो उन लोगों ने क्या किया जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में अपने तरीके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, खुद अपनी जान जोखिम में डाला और समाज के लिए, समाज के तमाम उन पहलुओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी को आगे ना सिर्फ बढ़ाया बल्कि लोगों को भी अपने साथ जोड़ा। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दानिश खान साहब को, कोरोना वॉरियर्स हैं। दानिश खान साहब मंच पर आप आइए, बहुत जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करिए। ये योद्धा हैं, इनकी अहमियत कितनी थी ये कोरोना के दौर में उन लोगों ने समझा है जिन लोगों का साथ इन्होंने दिया। दानिश खान साहब आप बैठिए। हमारे साथ इस वक्त अवतार सिंह साहब हैं। अवतार सिंह साहब आपको मैं चाहूंगा मंच पर आप आए, और मेरी सहयोगी रंजना सिंह राठौर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी कि कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं ने किस तरीके से योगदान दिया और कितनी चुनौतियां इनके सामने थी, सरकार का कितना सहयोग मिला या सरकार का इन्होंने भी कितना सहयोग किया। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह भी, कोरोना वॉरियर्स, बहुत थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, लेकिन इस सत्र का संचालन आप शुरू करें। रंजना। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका, और दरख्वास्त करूंगी आप अपने अपने माइक्स ले लें, क्योंकि बातचीत आपसे लंबी होनी है और कई बातों के बारे में जानना है। कोरोना पर खास तौर पर बात होगी, और एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप सभी इन दोनों वॉरियर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि कोरोना काल में जिस जज्बे की आवश्यकता होती है, जिस हिम्मत की ज़रूरत होती है, उसके साथ ये आगे बढ़े और समाज को लेकर जिन लोगों ने काम किया है आगे बढ़ के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम सब घरों में थे, अब पूरे देश लॉक हो चुका था, आज भी लोगों के मन में भय है। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारा देश में जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने खुशखबरी दी थी, उसके बाद लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे हम नॉर्मल फेज में आ रहे हैं, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। कोरोना को लेकर हमारे देश की स्थिति क्या कुछ है, क्या लगता है आपको, और खास तौर पर ब्रिटेन से जो नया स्ट्रेन सामने आया है उसको लेकर आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए आप डिफाइन कर सके, क्योंकि भय बना हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नॉर्मल वायरस जो कोरोना का था उसके मुकाबले ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। बोलिए सर। हेलो जी मैम, देखिए डर तो बना ही है, क्योंकि पिछले करीब 8-9 महीने से लोग सब डरे हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। जब से ये फैला है पूरा भय का माहौल है, सब अफरा तफरी का माहौल है, सब लोग परेशान हैं। अब जो नया वायरस ये अब चेंज होकर आ रहा है, इससे थोड़ा परेशानी और बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से हमें और भी कई सारी परेशानी का सामना झेलना पड़ा, जैसे हमारे बिजनेस सारे ख़त्म हो गए, लोगों को दिक्कत काफ़ी आने लग गई इस वजह से। अब नए वायरस के बारे में 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन जैसे अफवाह फैल रही है सो डर का माहौल तो है ही। लोगों को एहतियात क्या कुछ बरतने चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर अभी तक डूज और डोंट्स की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी आ चुकी है, लेकिन अब ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में डॉक्टर्स को भी उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है जितना कि कोरोना वायरस के दौरान देखा गया था। जब शुरू में हमारे देश में इसकी एंट्री हुई थी, डॉक्टर्स को भी उतना कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन अब जब चूंकि ये स्ट्रेन सामने आया है, क्या लगता है कि जो डूज और डोंट्स थे अभी भी उसे फॉलो करना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा कुछ एहतियात बरतने की आवश्यकता है? नहीं, अभी तो डूज एंड डोंट्स तो सेम ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे मेन तो सोशल डिस्टेंसिंग ही है जी। इसी से आप बच सकते हैं।
बाकी तो अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं जी या आप थोड़ा अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल और ये सब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना ही होगा अगर हमें आगे ठीक तरीके से चलना है और अपने और अपने समाज के बारे में या अपने देश के बारे में कुछ सोचना है। बिल्कुल। अवतार जी आपसे जानना चाहेंगे कि दौर आपने देखा पूरा कोरोना का, आपका तजुर्बा क्या कुछ रहा? वो जो महीने थे, साल अंत होने को आया है, ऐसे में वो महीने वाकई में क्या खौफनाक रहे या फिर एक चुनौती जो थी उसको सक्सेसफुली हमने पार कर लिया है तो उस चीज़ की खुशी हम मनाएं क्योंकि वैक्सीन भी बस आने को ही है और वैक्सीन को लेकर भी आगे मैं सवाल आपसे जानूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका तजुर्बा क्या कुछ रहा? देखिए, आपने पूछा अभी कि वो खौफनाक मंजर 2 महीने 13 दिन अगर हम उसको याद करते हैं तो आज भी हमारे शरीर में थोड़ी सी ऐसा दर्द सा महसूस होता है कि वो कैसे दिन थे। हम सुबह निकल जाते थे और रात को आने का हमारे पास कोई वक्त नहीं था, हम किस वक्त घर जाते थे। बच्चे हमारे दूर थे, परिवार हमारा दूर था। गुरुद्वारे के अंदर हम डेली सुबह से ही हमारा खाना बनना शुरू हो जाता था और एक लिस्ट हमें सरकार के डीएम साहब सर के माध्यम से उपलब्ध होती थी। उसमें करीब 100-150 नाम हमें डेली मिलते थे जिन घरों के अंदर ये दिक्कत थी कि वहाँ खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो हम कच्चा राशन पहुँचाते थे। उसके अलावा हम पका हुआ राशन भी बड़ी मात्रा में कई हज़ारों की संख्या में बनाकर जो लोग बाहर से आ रहे थे मजदूर, उन भाइयों को उन हाईवे पे उनको हमने कच्चा पका हुआ राशन दिया। कच्चा राशन, पक्का राशन ये डेली हमारा चलता रहा क्योंकि रामपुर शहर एक पिछड़ा हुआ शहर है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग रिक्शा चलाते हैं तो वो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। लेकिन जब लॉकडाउन के 10 दिन बीत गए तो उन लोगों को काफ़ी परेशानी महसूस हुई, तो उन लोगों के घरों में हम कच्चा राशन अपनी जिम्मेदारी के साथ हमारी पूरी टीम वर्क करती थी और उनके घरों तक कोई भूखा ना सोए, कोई खाली पेट ना सोए, ये हमारी सोच रहती थी और हमने ईमानदारी से इस काम को बखूबी 2 महीने 13 दिन निभाया। बिल्कुल, और यही वजह है कि आंकड़ों में सुधार भी अब देखने को मिल गया है। सर, बहुत करीब से आपने भी उस दौर को देखा है, क्योंकि अभी के जो ताज़ा आंकड़े वो मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि रामपुर उस बुरे दौर से निकलकर आज बेहतर की ट्रैक पर अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमितों की जो संख्या है वो 5000 के तकरीबन है और स्वस्थ होने वाला जो आंकड़ा है वो भी 5000 से ज्यादा लोगों का। इसके अलावा रिकवरी रेट जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 97% से भी ये ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो आप कोरोना वॉरियर्स का रहा। लोग उस समय क्या कुछ सोचते थे, कितनी मुश्किल और कितनी चुनौती आपको होती थी लोगों को समझाने में, क्योंकि लोग शुरुआत में तो मानने को भी तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई वायरस भी है। खुलेआम घूमते थे, तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन होते हुए हमने देखा। कितना चुनौतीपूर्ण ये पूरा दौर रहा। हम स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम आई हम लोगों को, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या चीज़ है, ये एक अफवाह फैलाई जा रही है, सही में कोई वायरस है। और आप जैसे जानते हैं हमारा देश 70% तो गांव में रहता है, बिल्कुल। तो गांव के लोग इतने अवेयर भी नहीं होते हैं, एजुकेशन की भी कमी रहती है। तो मैं एक्चुअली खुद बिलोंग करता हूँ एक विलेज को, सैफनी इसका नाम है। तो वहाँ तो कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है, अफवाह है या ओरिजिनली कुछ ऐसा वायरस है। तो हम लोगों को समझाने में काफ़ी दिक्कत आई, पर शासन प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा। हमारे डीएम साहब का भी सहयोग रहा, हमारे एसडीएम साहब प्रवीण वर्मा साहब थे, उन्होंने पूरा हमें सिस्टम बना कर दिया, ऐसे ऐसे काम किया जाए। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में कि किस तरीके से काम किया जाए, पर उन्होंने हमारे पूरा सिस्टम बना कर दिया। और हमारे एक जो मेरा डिग्री कॉलेज है वहाँ उन्होंने एक खाने का पूरा इंतज़ाम किया कि आप यहाँ खाना, जो गरीब आए, जो परेशान लोग आएँ। एक्चुअली वहाँ मज़दूरों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी जी। क्योंकि सारे रोड्स बंद थे, वो लोग अपने घर जाना चाहते थे, घर जा नहीं पा रहे थे। जंगल के रास्ते रास्ते लोग अपने घर जाना चाहते थे। फिर उन्हें खाने वाने की प्रॉब्लम थी, तो हमने कॉलेज में खाने का भी इंतज़ाम किया। और शहर में तो सैनिटाइजेशन हो जाता है, गांव में कोई सैनिटाइजेशन को जानता भी नहीं है, होना तो अलग बात है, नहीं पॉसिबल है सारे गांव में सैनिटाइजेशन करना। तो करीब 100 गांवों में हमने सैनिटाइजेशन भी किया। और आप मुझे जान रही हैं, आप लोगों को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को जान रही है, लेकिन आप उन लोगों को नहीं जान पा रहे जो लोग करीब 200 वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े थे। बहुत गरीब घर के लोग भी थे, उन्होंने सैनिटाइजेशन किया, उन लोगों के हाथ जल गए, किसी का चेहरा जल गया। उसमें काफ़ी केमिकल हाइपोक्लोराइड रहता, काफ़ी तेज़ केमिकल होता है वो। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, दिन रात घूमे, रात रात को 12 बजे तक अपने काम करते थे। लेकिन हमें इस बीच में प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा। हमारे एसडीएम साहब प्रवीण वर्मा साहब ने काफ़ी हमारी हेल्प की। रात के 12 बजे 2 बजे जब भी हमने कॉल की, वो कॉल भी उठाते थे, मौके पर भी कोई दिक्कत होती आ जाते थे। बिल्कुल। कुछ लोगों ने इसमें बाधा भी डालना चाहिए, कुछ पॉलिटिकल टाइप के लोग थे, वो थोड़ा बाधा भी डालना चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा है। तो सब कुछ हमें चैलेंज फेस करने पड़े। कई बार तो हमारी टीम पर हमला भी कर दिया गया कि आप क्यों स्प्रे करा रहे हैं, ये
बच्चों को मारने का स्प्रे, पता नहीं अजीब अजीब तरीके की अफवाहें ये उड़ती कौन थी। लोग थे? ये ऐसी, अब जैसे कुछ लोग अच्छा असामाजिक तत्व रहते ही हैं, या कुछ पॉलिटिकली जुड़े होते हैं, या फिर कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग होते हैं, वो हमें रोकना भी चाहते थे। तो लेकिन हमें प्रशासन और शासन ने काफ़ी हमारा साथ दिया, जी और अच्छे से हम लोग ये काम सब कर पाए, खाने की सारी व्यवस्था कर पाए। और हाँ, सबसे मेन प्रॉब्लम मेडिकल फैसिलिटीज़ की आ रही थी, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम सब कुछ रोड्स बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद था। जी। छोटी मोटी दवाई तो कहीं आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सीवियर पेशेंट्स थे, कैंसर के या ट्यूमर वगैरह कोई बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो उनके लिए आप मेडिसिन मिल नहीं पाती थी। तो फिर हमने 5 कार अरेंज की। एक हमारी कार बरेली जाती थी डेली, 2 मुरादाबाद जाती थी, एक दिल्ली जाती थी, एक रामपुर जाती थी। हम सारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था हमारे एसडीएम साहब ने, सारे जो मेडिसिन के प्रेस्क्रिप्शंस थे उस पर हम कलेक्ट कर लेते थे व्हाट्सएप के थ्रू, और सबको मेडिसिन फिर हम अपनी कार भेजकर उनके मेडिसिन मंगाते थे, और फिर रात को आकर हमारे वॉलंटियर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। खासतौर से वॉलंटियर्स का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान रहा। एक हमारा तो आप जान पा रहे हैं इसलिए आप हमें यहाँ बुला लिया, लेकिन मेन तो असली योद्धा तो वही हैं, असली जो काम उन्हीं का रहा है। बैकबोन जो होती है वो हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और जिस तरीके से दिन रात वॉलंटियर्स ने आप लोग की मदद की है वो भी किसी से छिपा नहीं, और यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है उनका शुक्रिया अदा हमें कर लेना चाहिए। अवतार जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सर जिक्र कर रहे हैं उन तमाम परेशानियों का जो कोरोना काल के पहले से ही शुरू हो गई थी, और कोरोना काल जैसे जैसे आगे बढ़ा वो चुनौतियां और बढ़ती गई। अब जब लोग थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहे हैं कि आंकड़े कम हो रहे, एक दौर हमने देखा जहां पर एक दिन में 90,000 से भी ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे थे, और आज लगभग 24 से 30,000 के आंकड़े प्रतिदिन सामने आ रही, तो लोग कहीं ना कहीं रिलैक्स हैं, चिंताएं थोड़ी कम हो रही, लेकिन चुनौतियां आज भी मैं समझती हूं उतनी है, क्योंकि वैक्सीन जरूर आ गई है, ट्रायल तीसरे फेज में है, वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन जो टेस्टिंग हो रही है वैक्सीन की उसमें लोगों में कई एलर्जीज भी सामने आ रही हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में डर व्याप्त है, वो ये सोच रहे हैं कि पहले औरों को वैक्सीन लग जाए उसके बाद हम उसे ट्राई करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग जब तक वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, जड़ से इस बीमारी को कम से कम खत्म नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोग को अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है ये। स्कूल अभी भी बंद हैं, बच्चों को हम लोग कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। अब वैक्सीन आ रही है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक साथी ने हमारे लगातार डेली सुबह शाम तक मेहनत करी। वो साथी युवा हमारे बीच कोरोना वायरल हो गया और वो ख़त्म हो गया। उसने लगातार 2 महीने 13 दिन हमारे साथ वर्क किया, सुबह शाम तक। परमजीत सिंह नाम का हमारा साथी था। और कोरोना काल में हमें एक मैसेज आता है कि ब्लड बैंक की कमी है, ब्लड भी नहीं है, जब पूरा कोरोना का प्रकोप बिल्कुल जारी था, क्योंकि हम समय समय पर रामपुर में ब्लड डोनेट कैंप भी लगाते हैं सबसे बड़ी तादाद में। तो उस वक्त भी हमारे करीब 35 लड़कों ने ब्लड डोनेट करके, क्योंकि ब्लड की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ रही थी उन दिनों में भी, तो उस कार्य को भी हमने पूरा करा। लेकिन हमारी सबसे अभी भी यही अपील है, और हम अपील समय समय पर करते भी रहते हैं, कि अभी कोरोना प्रकोप ख़त्म नहीं हुआ है। ये डर हम लोग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी अभी जब तक जड़ से ख़त्म नहीं होगी तब तक हम चैन से अपना जो भी वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा बहस समझ के ही करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पूरा ध्यान हम लोग को करना पड़ेगा, और नियमों का, कायदे कानूनों का हमें पालन करना पड़ेगा। और जो प्रशासन है वो इसमें पूरा सहयोग पहले भी किया है, अब भी करा है, और हम लोग भी प्रशासन के साथ, जब भी हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन को हमारी ज़रूरत पड़ती है, तो हम एक दूसरे की गाइडलाइन के अनुसार समाज के लिए आगे रहते हैं। और इस बीमारी से कैसे बचें ये समय समय पर हम लोगों को जागरूक भी करते हैं। और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि कोरोना प्रकोप से बचने के लिए हमें मास्क बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और कितना भीड़ भाड़ से हम लोग बचे इसके लिए हमें अभी भी बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा एहतियातन यहाँ पर सवाल अब यहाँ पर यह आ जाएगा कि आपने जैसा बताया कि वो दौर क्या था और आज के दौर में भी क्या चुनौतियां हैं। मास्क अभी भी हमें पहनना है, बहुत सारे लोग नहीं पहन रहे हैं, लेकिन सवाल अब इस बात का आ जाता है कि अब हम वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या नए अपडेट्स हैं समाज के बीच में? चूंकि आप लोगों ने उन लोगों के बीच में काम किया है, खान साहब आपने भी, तो नई चुनौतियां क्या आ रही हैं? स्ट्रेन की एक नई चुनौती, कोरोना के एक नए तरीके से हमने रूबरू हो चुकी है दुनिया फिर से। वैक्सीन जो आएगी उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल शुरू हो गए, वहां पर भी हलाल और वो सारी चीजें आ गई हैं। तो समाज में वो क्या चल रहा है? क्योंकि यही भारत है, और पाकिस्तान में तो अभी तक पोलियो की वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में क्या था आप लोगों को पता ही होगा। इसी देश में बहुत लंबे समय तक लोगों को समझाते समझाते सभी लोग थक गए, सरकारें थक गई, हर एक दल।
बहुत लंबा समय लग गया। क्या ये चीजें शुरू हो गई हैं इस वैक्सीन को लेकर भी? नहीं, और ये नई चुनौती होगी कोरोना वॉरियर्स के लिए। सरकार का सराहनीय कदम, और जब से ही कोरोना प्रकोप स्टार्ट हुआ मेरे ख्याल से तब से ही वैक्सीन में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो जुड़ गए हैं और वो जल्द ही आने वाली है। अच्छा संकेत है और मैं तो समझता हूँ कि ये सराहनीय कदम है सरकार नहीं का। वो तो सराहनीय है, वो जिम्मेदारी भी है उनकी, और सरकार का उसमें जितना सराहनीय कदम हो सकता है होगा। मैं तो उन डॉक्टरों को कहूंगा जो रिसर्च कर रहे हैं। समाज में उसको लेकर अभी से क्या चर्चाएं शुरू हो गई? वैक्सीन आ भी जाए तो लगवाने को लोग तैयार हैं, क्योंकि अभी नए तरह की चुनौती होगी, उसमें भी आप ही लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपके वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ेगी लोगों को समझाने के लिए कि वैक्सीन आ गई है भाई, व्यवस्था करके पहुंचा दी गई है गांव गांव तक, अब लगवाने की भी जिम्मेदारी है। उसको लेकर कुछ है चर्चा? नहीं, अगर ऐसी कहीं पर दिक्कत आएगी, वैसे नहीं आनी चाहिए, वैक्सीन लगवानी ही चाहिए और लगवाएंगे। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो जाएंगे, समाज को समझाएंगे कि ये हमारे भले के लिए ही है और इसका लगवाना बहुत जरूरी है, और दिक्कत आएगी तो उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। खान साहब, यही सवाल आपसे भी है। सर देखिए दिक्कत, हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर दिक्कतें तो आती ही है। जैसे जब इतनी बड़ी चुनौती आई कोरोना वायरस की, जब हम लोग इससे निपटने में सक्षम रहे तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इससे भी निपट लिया जाएगा। नहीं, ये छोटी बात कई बार बड़ी हो जाती है, और चूंकि मैं आपसे देखिए स्पेसिफिक ये पूछूंगा जी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी उस समाज को समझाने के लिए जहां पर ये दिमाग में डाल दिया जाता है। हो सकता है कई बार पॉलिटिकल एजेंडा भी हो किसी दल का, लेकिन उस समाज का अगर भला नहीं होगा तो आप सोचिए। मैं पाकिस्तान की एक क्लिपिंग देख रहा था, अपने देश में कई किस्से हैं, वहां पर एक माँ कह रही थी कि पोलियो का मैं जब ड्रॉप लगवाती हूँ बच्चे को तो उसका पेट खराब हो जाता है, मैं नहीं लगवाऊंगी। लगवा दो इमरान को, लगवा दो नवाज शरीफ को, सबका नाम उसने ले लिया। उसने कहा पूरे पाकिस्तान को लगवा दो, मैं अपने बच्चे को नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि बच्चा मेरा है, मर जाए, पोलियो हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी। ये चुनौती तो रहेगी ना? हाँ, ये मानते हैं इसको? जी जी, ये कुछ एक चुनौती तो रहती है। अब उससे निपटने के लिए अब पूरा सिस्टम है, हम सब लोग हैं, सब मिलकर निपटेंगे, देखा जाएगा क्योंकि जो भी जब होगा। सर कोरोना काल शुरू हुआ, मैं उसी में ऐड कर रही हूँ, तब एकदम से आपके पास भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर्स जिन्हें सबसे ज्यादा इसके बारे में मालूम होना चाहिए उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन अब आइडिया हो गया है कोरोना वायरस की चुनौतियों को लेकर, दवाई को लेकर, वैक्सीन भी अब आने वाली है। अब नया स्ट्रेन जो कि अतुल जी ने अभी अभी जिक्र किया कि आपकी तरफ से तैयारियां क्या कुछ होंगी, क्योंकि माइंडसेट कहीं ना कहीं आपका तैयार हो गया है। पहले माइंड में वो प्लान तैयार नहीं था, अब आपका रोड मैप क्या होगा कि यहाँ से अगर लोगों के बीच में पहुंचना है, क्योंकि आप हमेशा से जनता के लिए, समाज के लिए काम करते हुए आए, तो किस रोड मैप के साथ आप वहां पर जाएंगे? देखिए तैयारी पहले नहीं थी, लेकिन इस बार तो पूरी तैयारी है, सब सारी जानकारी भी है, और लोग भी अवेयर नहीं थे पहले, अब सब लोग अवेयर भी हैं। और मैं भी जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ भी काफ़ी, एक्चुअली मुस्लिम्स को ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि लोग मना करते हैं। उसकी एक वजह भी ये है कि उसमें थोड़ा इलिटरेसी ज़्यादा है। मैं भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहता हूँ, लेकिन वहाँ के जितने भी शहर, वहाँ के हमारे मेन शहर इमाम अतीकुर रहमान साहब हैं, पूरे शहर के इमाम हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। पहले लोग अपोज कर रहे थे, उन्होंने खुद गली गली जाकर घूमकर और सारे मस्जिदों के इमामों को लेकर इकट्ठे होकर वो पूरी गली, पूरे गांव घूमे और सारे गांव में अनाउंस भी कराया कि नहीं, इस डरने की बात नहीं है, जो सरकार कर रही है वो सब ठीक है, इसको फॉलो करें, इस सब का पालन करें। और उन्होंने तो ऐसा भी किया कि सारे मस्जिदों में जो सारे इमामों से ये कहा कि सब लोग चंदा इकट्ठा कीजिए और सरकार को इसका चंदा पहुँचाइए, मतलब पैसा इकट्ठा कर पहुँचाइए। इस टाइम पैसे की भी ज़रूरत थी, सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं था, तो हमारी सारी लगभग सारी मस्जिदों ने सरकार को भी डोनेट किया, उसके सर्टिफिकेट डीएम साहब ने हमें पहुँचाए भी, और हमारे जो शहर इमाम हैं उन्होंने भी 50,000 रुपये सरकार को दिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग अगर अपोज करते हैं तो सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग हैं। ये 10-5% लोग ऐसे होते हैं जो अपोज करते हैं, उन्हें ही टारगेट किया जाता है। आजकल तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसमें तो एक बात को आप कितना ही बड़ा करके बता सकते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ या किसी भी तबके के खिलाफ आप उसे जो है बहका सकते हैं इससे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जैसा भी होगा सब मिलकर इससे निपटा जाएगा। बाकी आप लोगों का भी सहयोग है, आप भी सब अपने चैनल के थ्रू सब कुछ दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, इससे लोग समझते हैं, बहुत फर्क पड़ता है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए हम आप जैसे योद्धाओं को मंच पर लाते हैं, जिससे कि जनता तक सीधा संवाद पहुंच चुके, क्या कुछ चल रहा है और आने वाले समय में चुनौतियां कितनी बड़ी होगी और कितनी समझदारी से देश और प्रदेश की जनता को काम लेना, ये भी उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। अवतार जी, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि जिक्र लगातार किया जा रहा है कि अब जहां पर सपोर्ट करने वाले बहुत है, तो एक तबका ऐसा भी है जो हमेशा अपोज करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन उपलब्धि की बात यह है कि हमारा देश लगातार कोरोना वायरस की जंग को लेकर काम कर रहा है। कई देश जो आज की तारीख में जूझ रहे हैं, वैक्सीन अभी तक वहां तैयार नहीं है, तो हमारा देश उस श्रेणी में रेस में आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर हमारे देश में मौत का जो आंकड़ा है वो दुनिया में सबसे कम है। तो ये उपलब्धि कहीं ना कहीं राहत की सांस वाली है।
बिल्कुल राहत की सांस वाली है। और मैं समझता हूँ कि जब कोरोना वायरस टीका आएगा और जो कुछ लोग इनकार, जैसा कि आपने बताया कि एक तबके की आपने बात करी, तो मैं इससे रामपुर में सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो शहर के उलेमा हैं वो इस चीज़ को बखूबी निभाते हैं। ऐसा नहीं है, वो जागरूक करते हैं जहाँ जागरूक होने की कमी होती है, और उलेमा का पूरा मान सम्मान हर लोग मानते हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई लोग मना करेंगे ये वायरल टीका लगवाने के लिए, तो हमारे समाज के जो आदरणीय बड़े हैं वो मिलकर इस चीज़ को समझाएंगे और लोग उनकी बात मानेंगे और टीका ज़रूर लगवाएंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया है, आपने हमें मंच पर बुलाया है, हमें सम्मान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंडिया चैनल आपका ये पहला चैनल लग रहा है कि जिसने रामपुर के अंदर आकर हमारी पीठ थपथपाई है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सारी चैनल्स का, आपके अपने समिति के माध्यम से। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप के सहयोग के द्वारा जहाँ भी कोई दिक्कत टीका लगवाने में रामपुर डिस्ट्रिक्ट में आएगी, तो बिल्कुल हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, पूरा विश्वास के साथ हम उनसे बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीज को कोई इनकार नहीं करेगा रामपुर के अंदर, ये मुझे उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीडिया को धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आप ही के साथ मीडिया के भी तमाम वो लोग हैं, तमाम पत्रकार हैं, और मेरे जो साथी भाई बहन हैं उन्हें भी इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके साथ ही, क्योंकि दिन रात उन्होंने भी मेहनत की। जो जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। सर, जिस तरीके से जिक्र हो रहा है रामपुर का कि यहाँ पर कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं आई, आपने भी रामपुर में काम किया है, आपने क्या कुछ फेस किया? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि एक तबका ऐसा है जो अपोज करने के लिए तैयार रहता है, कई सामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व ऐसे भी थे जिन्होंने हमले भी आप पर करवाए जो कि बेहद गंभीर है। अब यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं और नए स्ट्रेन के बारे में लोगों के बीच में पहुंचते हैं जानकारी के लिए, वैक्सीनेशन जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी आप जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो क्या वही भय, वही खतरा एक बार फिर से आपके जहन में होगा? नहीं, अब स्थिति पहले जैसी तो नहीं रही। वो स्टार्टिंग थी तब लोग ज़्यादा डरे थे, अब तो लोग समझ गए हैं। फिर आप लोग इतना अवेयर कर रहे हैं, सब चैनल्स पे दिखाया भी जा रहा है, आप लोग सबको बता रहे हैं, तो लोग अब पहले से थोड़ा समझदार तो हो गए, समझ गए कि हाँ हमें अब टीका लगवाना ही पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट कुछ है नहीं। तो अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आएगी नहीं, लेकिन अगर आएगी भी तो हम तैयार हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सब तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है। लोगों को एजुकेट करने के बारे में अगर बात करें, क्योंकि आप जागरूकता, जैसे कि अवतार जी जिक्र कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना जागरूकता के कुछ शायद हो ही नहीं सकता। वैक्सीन भी लेकर आ जाएंगे, लेकिन लोग जब पहुंचेंगे ही नहीं अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आप कैसे उनको समझाइएगा? क्या लगता है कि रोड मैप क्या कुछ होना चाहिए सरकार का? खासतौर पर रामपुर की अगर मैं बात करूँ तो जिला प्रशासन क्या कुछ तैयारियों के साथ उतरने वाला है? देखिए, जिला प्रशासन तो पूरी तैयारी कर ही रखी है, उसने कर ही रहा है। जैसे अभी भी लोग टेस्ट कराने से बहुत डर रहे हैं, अगर हम टेस्ट कराएंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा, फिर हमें बंद कर देंगे, तो हमें मौत हो सकती है और बहुत बड़ा बिल आएगा। लेकिन ज़िला प्रशासन ने धीरे धीरे लोगों को समझाना स्टार्ट किया, जगह जगह कैंप लगाने स्टार्ट किए, जो लोकल हाट लगते हैं, लोकल जो बाज़ार लगते हैं ना वहाँ, या जहाँ भी थोड़ी भीड़ इकट्ठी होती है हर चौराहे पर, उसे धीरे धीरे जब एक दो लोगों का टेस्ट किया गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई या उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई, किसी किसी की पॉजिटिव भी आई, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छे से उनके साथ ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छे से उनके साथ खाना पिलाना सब कुछ ठीक से किया, तब थोड़ा लोगों का धीरे धीरे डर निकल रहा है। और ऐसे ही अब वो वैक्सीनेशन के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे। फिलहाल स्टार्टिंग में डरता ही है, आपको भी अगर लगा दिया जाए तो अभी आपको भी डर लगेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि जानकारी हर मंच से लोगों तक जाना जरूरी है, फिर चाहे वो एक गली नुक्कड़ में नुक्कड़ नाटक के जरिए हो या फिर किसी न्यूज़ चैनल या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मंच द्वारा हो। अवतार जी जिक्र सर कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं और पूरी तैयारियों के साथ धरातल पर यहाँ पर टीम मौजूद है, लेकिन गाँव के इलाकों की अगर हम बात करें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौती होती है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं होते। लोगों को लगता है कि हमारा खान पान स्वस्थ है, हमारा रहन सहन सबसे बेहतर है, तो हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये वायरस जकड़ता लोगों को जा रहा। हालांकि आंकड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी जंग बाकी है। वायरस पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, उस पर ये नया स्ट्रेन जिसको लेकर लोग डर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि चूंकि कई लोग जो ब्रिटेन से आए हैं उनमें हल्के फुल्के लक्षण दिखे, वो भी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के, कोई वहां पर लक्षण नजर नहीं आए हैं। ऐसे में उन लोगों को ये बात समझाना किस तरीके से होगा, ये पूरा रोड मैप, और गांव तक कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए, इस चुनौतियों को जिलाधिकारी जी की पूरी टीम ने, जब कोरोना प्रकोप लॉकडाउन चालू हुआ तभी से उनकी पूरी टीम ने लिया, समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया और सभी जो सम्मानित लोग हैं उनका सहयोग लिया।
और उन्हीं सभी की एक टीम बनी रामपुर के अंदर, जो लोगों को देहातों में भी जागरूक किया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देहात के लोग नहीं मानते थे कि ऐसी कोई बीमारी है, ये सच्चाई है कि हमारा खान पान अच्छा है, हम स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं डर पैदा किया गया कि ये बीमारी है, इसकी एहतियात ज़रूरी है, इससे बचना ज़रूरी है। ये जिक्र हमने कई गांव में जाकर किया भी है, क्योंकि वहाँ भी कई लोगों को दिक्कतें आई। जब दिक्कतें आई तो उनको हम राशन देने गए तो उन लोगों को यही समझाया कि आप इस चुनौती को स्वीकार करें और इस बीमारी से बचें, और ये ना सोचें कि ये बीमारी देहातों में नहीं जाएगी, ये किसी भी इंसान के अंदर जा सकती है। तो ऐसा हमने किया है और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपकी जो पूरी टीम है उसमें कौन कौन से क्षेत्र के लोग इन्वॉल्व हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत अगर अच्छा। डॉक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, लोग सबसे ज्यादा भरोसा उनका करते हैं, उन्हें लगता है कि ये चिकित्सक है, इन्हें सबसे ज्यादा जानकारी होगी, तो क्या डॉक्टर्स भी आपकी टीम में इन्वॉल्व हैं? वीर खालसा सेवा समिति क्योंकि एक सामाजिक संस्था रामपुर के अंदर बहुत सम्मानित संस्था है, एक नंबर पे मैं कहूँगा उसको, क्योंकि ये तो लॉकडाउन था, इसके अलावा भी कई बाढ़ आ जाती है या गरीब लड़कियों की शादी, कंबल, सिलाई मशीनें, गरीब बच्चों की पढ़ाई में होता है। एक बहुत बड़ा हमारा पूरे रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम है, पढ़े लिखे लड़के हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारी तहसीलों में टीम है, जहां हमने वहाँ कैंप लगाए जहां के इतिहास में रामपुर में ब्लड डोनेट के कैंप ही नहीं लगे। कोई तहसील, कोई ब्लॉक नहीं बचा जहां हमने रक्तदान नहीं करा। जहां लोग रक्त के लिए बरेली मुरादाबाद जाते थे, लेकिन अब लोग बरेली मुरादाबाद से रामपुर ब्लड लेने के लिए आते हैं। ये हमारी सामाजिक कार्य रामपुर के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर। और रही बात लोगों को समझाने की, तो रामपुर के अंदर पूरी हमारी टीम है, हर समुदाय के लोग हमारे साथ शामिल हैं, और जहां जिसकी जैसे जरूरत पड़ती है हम अपनी टीम को अवगत कराते हैं। पढ़े लिखे भी हैं, वकील भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, तो उसी के मुताबिक उनका सहयोग लेते हैं। और जैसा जिस क्षेत्र में हमें जरूरत पड़ती है सहयोग लेने का, तो हमारी टीम हमेशा सदैव तैयार रहती है सेवा कार्य के लिए। बिल्कुल, और बहुत ही सराहनीय ये काम है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत आप जैसी संस्थाओं या आप जैसे लोग जो व्यक्तिगत तौर पर भी मदद के लिए निकलते हैं, उनके सामने फाइनेंस की आती है, आर्थिक मदद की आती है। क्या लगता है कि ये दिक्कतें आई थी, और हाँ तो किस तरीके से आपको इसमें मदद मिली, या फिर उससे भी आपको जूझना पड़ा और वहाँ से आप आगे निकले? नहीं, देखिए मैम, मैं कुछ लोगों ने हमसे मिसयूज़ भी करा, मैं क्लियर करूंगा। जैसे लॉकडाउन में किसी के पास अच्छी खासा राशन रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा फ्री का मिल रहा है या बांट रहे हैं तो ले लो। मैं इस चीज़ों को लाइक नहीं करता, ये गलत है। जो ज़रूरतमंद है वो आगे आएँ, वो कल भी संपर्क करें, आज भी करें और आगे भी करें, तो हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से हम समाज सेवी संस्थाओं को मिसयूज़ करता है, सामान ले लेता, तो ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास नहीं है, हमारे पास है, इनको दो, तो एक अच्छा गाइडलाइन है, अच्छा रास्ता निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग करते हैं, मिसयूज़ किया भी है हम लोगों को। क्योंकि अभी पीछे डीएम साहब का ही मुझे फ़ोन आया था कि यार वहाँ पे राशन बहुत जा रहा है, देखो वाकई दिक्कत है या नहीं। तो हमने वहाँ पे देखा तो सब कुछ था, ज़मीन भी थी उस पास, लेकिन वो मिसयूज़ कर रहा था। तो ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जैसा जिक्र किया अवतार जी ने कि लूप होल्स हर क्षेत्र में होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, और शायद यहाँ भी रहे होंगे, कहीं बड़े स्तर पर रहे होंगे तो कहीं छोटे स्तर पर रहे होंगे। इन लूप होल्स को कैसे खत्म किया जाए? क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे, जो वाकई में नीडी है, जो जरूरतमंद है, उस तक वो जरूरत नहीं पहुंच पाएगी, और ये बीमारी कहीं ना कहीं और बढ़ती जाएगी। क्योंकि फिर चाहे वो राशन पानी का ही मामला नहीं है, वो दवाइयों का स्टॉक हो, वो कपड़ों का स्टॉक हो, या फिर आने वाले समय में शायद वैक्सीनेशन को लेकर भी ये तकलीफें देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? देखिए, ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो कोई आ नहीं पाई, जैसा कि लोग कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा मदद करने वाले लोग ज़्यादा थे। ये बात एक अलग है, उन्हें सामान नहीं मिल पा रहा, उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा। लेकिन मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि मदद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, और छुप कर भी लोग मदद कर रहे थे, और सामने आकर भी लोग मदद कर रहे थे जी। और जैसा हम उन्हें लूपोस को ज़्यादा दिखाते हैं, मदद करने वालों को बता ही नहीं पाते। मेरे साथ मेरी कोई संस्था नहीं, मैं तो प्राइवेट पर्सनली सब कुछ किया। बिल्कुल। और मुझे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे पास ठीक ठाक अपने पास पैसा खर्च किया। लेकिन फिर भी लोग खुद से ही मेरा पैसा लेकर आ रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पैसा नहीं लिया और कहा आप अपने क्षेत्र में खुद बांटिए। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स, समाज सेवी बहुत, और मुझे कुछ लोग तो ऐसे मिले जो लगता था ये इनके लिए खुद के खाने के लिए भी नहीं होगा, लेकिन वो भी काफ़ी सारा राशन वगैरह खुद लेकर तैयार थे। अपने रोड पर भी एक कैंप टाइप का लगाए बैठे थे, छोटे कैनोपी टाइप की लगा ली थी, जो भूखे राहगीर आ रहे थे, मजदूर आ रहे थे, उन्हें खिला पिला रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है लोगों ने इस टाइम में बहुत मदद की, लोगों को ज़िंदगी का तरीका आ गया, और लाइफ इस कोरोना वायरस ने चेंज कर दिया आदमी की सोचने का एक नज़रिया बदल दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। बिल्कुल, जो पहले आदमी सब अपने लिए सोचता था ना, इस बार मुझे ऐसा लगा कि इंसान ने दूसरे के लिए भी सोचा। बिल्कुल, जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि
नेगेटिव को हम थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, लूप होल्स को Positive देख को कम लेते हैं, देखते लेकिन पॉजिटिविटी को नहीं देख पाते। लेकिन पॉजिटिविटी को ही हम देख पाते, तभी आप जैसे योद्धाओं को हमने मंच पर बुलाया है ताकि आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके। लेकिन उन लूप होल्स को जानना भी बेहद जरूरी है। उन्हें जब तक हम इरेडिकेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक फ्लुएंसी के साथ वो पूरा सिस्टम नहीं चल पाएगा। अवतार जी जैसा कि जिक्र सर कर रहे हैं, सर ने व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर काम किए समाज के लिए, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब एक पूरी बड़ी संस्था होती है, एक हायरार्की होती है और कई लोग उसमें शामिल होते हैं, तो लूप होल सामने आते हैं। किस तरीके से आपने उसको फिगर आउट किया, किस तरीके से फिर उसे एक्सक्लूड किया? देखिए, हमारा सबसे पहला लॉकडाउन में फोकस यही रहा है कि जो बाहर से मजदूर आ रहा है, देखिए यहाँ वाला तो लोकल स्तर पे है ही है, अगर उसके पास मदद दोपहर नहीं पहुँचेगी तो शाम को पहुँचेगी। लेकिन जो बाहर से मजदूर आ रहा था बहुत बड़ी तादाद में, पैर हमने सूजे हुए देखे, उनके चेहरे हमने सूजे हुए देखे, उनके आंखों में हमने आंसू देखे, कंधों पर बच्चे देखे। वो एक बहुत ही दर्दनाक हमने एक ऐसा दृश्य देखा कि मैं कहता हूँ कि हम अरदास करते हैं कि दोबारा ऐसा दृश्य ना आए। उनके लिए हमने सबसे पहले खाने का, पानी का, रहने का प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करा। और मैं मानता हूं कि रामपुर शहर एक ऐसा शहर था कि जितना भी हजारों की तादाद में बाहर से मजदूर आया, उनके लिए खाने पीने की किसी चीज़ की, कंबल तक की, यहाँ तक कि वस्त्र तक की किसी चीज़ की कमी हम लोगों ने नहीं होने दी। लोगों ने हमें बहुत बड़ा सहयोग किया क्योंकि उनको लगता था कि हम आगे वर्क कर रहे हैं। लोगों का सहयोग हमारे साथ रहा और हमारी समिति ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कार्यालय है हमारा, उसके माध्यम से हमने बाहर के आए हुए एक एक मजदूर से हमने हालचाल पूछा, उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो हमने दी और उनको निराश होकर नहीं लौटा। और उन्होंने भी कहा कि रामपुर में हमारा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया और उनको गाड़ियों के थ्रू आगे उनके निवास स्थान तक भेजने की भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की। बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ के मंच पर इस वक्त आप मौजूद हैं और तमाम दर्शक आपको देख और सुन रहे होंगे। आपसे जानना चाहूँगी, आपकी संस्था से अगर कोई व्यक्ति विशेष जुड़ना चाहता है मदद के लिए, तो क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, हमारी संस्था एक रजिस्टर्ड संस्था है, वीर खालसा सेवा समिति, जिले भर में काम कर रही है। और ये ओमपाल जी जो आपके यहाँ के रामपुर से हैं, ये बहुत ही अच्छे और मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो इनको भी पता है कि हमारी संस्था से लोग जुड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिसका स्वार्थ से सेवा में हो, और ऐसा नहीं कि वो हमारी समिति के माध्यम से उसका मिसयूज़ करे। अच्छे लोगों को हम जोड़ते हैं क्योंकि हमारा मकसद, हमारे पास एक अंतिम यात्रा वाहन गाड़ी भी है, ब्लड की हम कमी नहीं होने देते। गरीब लड़कियों की शादी हम हमेशा आगे करते रहते हैं। करीब 300 से ऊपर लड़कियों की शादी में सहयोग कर चुके हैं। सिलाई मशीनों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, हम कितनी बांट चुके हैं। 1000-1500 कंबल हर साल हम सर्दियों में बांटते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमारा एक वर्क रामपुर के अंदर है और जो लोग हमसे अच्छे लोग जुड़ते हैं, हम उनको जोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो समाज सेवा के लिए जोड़ते हैं। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं है। मरते दम तक हम समाज सेवा के लिए रामपुर में करते रहेंगे। हम कोई मजहब नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते। हमारे सामने जो होता है वो गरीब होता है, वो गरीब की हम मदद करते हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान सिख नहीं करते, निस्वार्थ सेवा से हम रामपुर के अंदर काम करते हैं। आज उसी का सिला है कि रामपुर का हर तबका हमें सम्मान देता है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख समाज हो। हर प्लेटफॉर्म पर हमें सम्मानित किया जाता है और हमारा मान सम्मान किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है कि हम रामपुर शहर एक भाईचारे के साथ रह रहे हैं और कोई भी मुश्किल अगर रामपुर में आती है तो हम मिलजुल कर उसको दूर करते हैं। बिल्कुल, और ये गर्व की बात होनी भी चाहिए क्योंकि समाज सेवा करना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, किसी भी धर्म से ऊपर होता है। और यही वजह है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि अगर हमारी संस्था से जो कोई जुड़ना चाहता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मोस्ट वेलकम है। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है आपकी संस्था की, बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आपने जो भी काम किए वो इंडिविजुअल स्तर पर किए, आपने व्यक्तिगत तौर पर किए, लेकिन अगर मदद करना चाहती हूँ, सबसे पहला जहन में ख्याल यही आएगा कि किस तरीके से हम काम करें, किसे अप्रोच करें, व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राशन पानी के लिए। तो आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी तादाद में दर्शक आपको भी सुन और देख रहे होंगे, कि व्यक्तिगत तौर पर कोई काम करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, किस तरीके से अप्रोचेस हो, प्रोसेस क्या होता है? ये अप्रोच तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, आप किस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं। तो आपके जैसे कोरोना वायरस था तो इसमें सबसे मेन ज़रूरत जो हमें पड़ी, मतलब फाइनेंस की पड़ी। फाइनेंस से आप जैसे दवाई लोगों को मुहैया करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। जैसे मज़दूर आ रहे थे, उनके पैरों में चप्पल नहीं थे, तो उनके लिए स्लीपर्स हमने करीब 2000 स्लीपर खरीदे थे, उन लोगों को बांटे। स्लीपर्स बॉर्डर्स पर आ रहे थे, पैर छिल गए थे, खून निकल रहा था। और किसी ने बताया हम 3-4 दिन से खाना नहीं खाया था उन लोगों ने, जंगल के रास्ते पैदल चल कर आ रहे थे। तो इस टाइप से हमने उन लोगों को खाना भी वहाँ खाना बनवा कर खिलवाया भी, और
क्योंकि उन्हें दूर भी जाना था, कहीं बिहार जाना था, कहीं लखनऊ जाना था, ऐसे 300-400 किलोमीटर दूर जाना था। रास्ते में कोई खाने की व्यवस्था शायद हो ना हो उनके लिए, तो उन्हें बिस्किट्स के पैकेट बंद और कुछ सूखा खाना बनवा कर उनके लिए भेज दिया था, मतलब उनके लिए पैक करा कर दे दिया था। और उसमें ट्रैवल की तो फैसिलिटी थी नहीं, वो तो हम करा ही नहीं सकते थे किसी के लिए भी, वो तो गवर्नमेंट चलने ही नहीं दे रही थी। बिल्कुल, यही तमाम परेशानियां थी जो लोगों के सामने आई और यही वजह है कि लोग खासे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन आप लोग नहीं डरे, आपका जज्बा यूं ही कायम रहा, आपकी हिम्मत यूं ही कायम रही और यही वजह है कि देश उस स्थिति से बाहर निकला और एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया में हमें ट्रैक पर चल रहे हैं आगे। हालांकि नया स्ट्रेन, उसको लेकर दुनिया घबराई हुई है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश कोरोना की जंग में बेहतरी से इस जंग को लड़ रहा है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़े सहयोग की अगर किसी की आवश्यकता है इन योद्धाओं के साथ, तो वो है आपकी जनता की, देश की जनता की। तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा पालन करें, जिससे कि जो बची कुची जंग है उसे भी खूबसूरती के साथ और उतनी ही हिम्मत के साथ हम पार कर पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया। कोरोना वॉरियर्स हमारे बीच में थे और मोहम्मद दानिश और अवतार सिंह साहब ने बताया कि चुनौतियां क्या थीं और कैसे उन्होंने उन चुनौतियों से ना सिर्फ खुद निपटना सीखा बल्कि लोगों को भी जोड़ा। और ऐसे ही लोग मिलकर समाज बनाते हैं और उस समाज से राष्ट्र निर्माण भी होता है। कोशिश इसी की होती है। और जो एक नया वायरस अचानक से दुनिया के सामने आ गया, उसमें देखिए ऐसे लोगों की भूमिका बहुत अहम हो ही जानी थी, क्योंकि बिना इनके सहयोग के कोई भी सरकार, कितना भी बड़ा तंत्र काम कर नहीं सकता है। और ये करके फिर से भारत के इन कोरोना योद्धाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया भी और दुनिया ने इसका लोहा माना भी है कि हाँ, भारत ने कैसे कोरोना से लड़ाई लड़ी। वो अलग बात है कि कई बार हमारे यहाँ राजनीति में कोरोना की लड़ाई करके और फिर से कोरोना वैक्सीन कब आएगी इसका जिक्र होने लगता है। बहरहाल हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा यहाँ पर विराम लेंगे और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अपने अनुभवों को साझा किया इंडिया न्यूज के इस मंच से। कोरोना वॉरियर्स में इंडिया न्यूज की टीम की तारीफ भी उन्होंने की है और ये कहा है कि बहुत मुश्किल होता है कि पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऐसे मंच मिले ऐसा, और उन्होंने इंडिया न्यूज की तारीफ की है और साथ ही साथ अपने अनुभवों को इस अधिवेशन में उन्होंने हमारे मंच के जरिए आप सभी के बीच रखा। किस तरीके से उनका अनुभव रहा, किस तरीके से कोरोना के काल में वो जन जन तक पहुंचे, लोगों को उन्होंने जागरूक किया और आने वाले दिनों में कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरीके से अब अगली स्ट्रैटेजी होगी, क्या कुछ रोड मैप है, इसको भी उन्होंने इंडिया न्यूज़ के इस मंच से साझा किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हमारा ये अधिवेशन लगातार जारी है तमाम स्तर से, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और सबसे बड़ी बात ब्रिटेन में जिस तरीके से नए स्ट्रेन की बात हो रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स ने अपनी बात इस मंच से रखी।